क्लास 8 के चैप्टर 3 है। चैप्टर के नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो कंपनी दीवान बन गए। देखते हैं इसके बारे में पॉइंट है। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना यह है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों को मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में अपने शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाया, लोगों के अधिकार किस तरह तय किया और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। देखते हैं तो कंपनी के आमदनी देखते हैं। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम का कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य कुल दोगुना हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने एक ही दिशा में बढ़ती जा रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। उसके बाद देखते हैं खेती में सुधार की ज़रूरतें क्या है। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर फसलों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त को शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप में तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उनमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहते होंगे।
फायदा में रहे। उसके बाद समस्या इसमें भी आई। देखिए इसमें समस्या क्या आई, अगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाना आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर इसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उससे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं एक नई व्यवस्था आई, तो उसके बारे में 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। देखते हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इलाकों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गाँव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह के वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। उसके बाद मुनरो व्यवस्था क्या है देखते हैं। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने की प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में कुछ व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों उससे ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसान की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं सब कुछ ठीक नहीं था। इन सब के बाद भी देखते हैं तो नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पाए थे और रैयत गांवों से भाग गए थे।
भाग रहे थे। कुछ बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद देखते हैं यूरोप के लिए फसलें। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकती है, बल्कि यहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पेट्सन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? तो अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो देखते हैं। यहाँ 2 तस्वीरें दिए गए हैं। एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत का है ये, और एक मॉरिस कॉटन छापा है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड का है ये। देखते हैं क्या रंग का भी कोई इतिहास है। तो चित्र 5 और 6 में हमने सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीर दी गई, उसको देखे हैं ये। और बाईं तरफ की तस्वीरें में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया है। कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? इन छापों में आपको जो नील रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील का रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंची थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वालों तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत से चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से निकलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील और में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह चुका था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता है? देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी देखते हैं। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी।
18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में 1788 में नील की आयात भारत से हुआ था 30% था। वापस 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी देखते हैं। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और हरियती। नीज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगा कर नील की खेती करवाते थे। उसके बाद नीज खेती की समस्या क्या थी? तो बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के लिए नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती देखते हैं। तो रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। तो जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को रैयत करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि वह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं यह भी थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यहाँ दिया गया है नील उत्पादन कैसे होता है, तो देखते हैं।
यहाँ एक तस्वीर है, उसमें नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। और उसके बाद एक और है 12 वाला नंबर में तस्वीर में है हौद के घोल हिलाने वाला। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद से परे घोल को वो हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। तस्वीर 10 नंबर है, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना। विलियम स्टीफंसन का चित्र है 1863। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बेटस में पहुंचाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कूड़ों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था और जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। जब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था तब द्रव को एक और हौद से निकाल दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में इस घोल को लगाकर हिलाया जाता था और पैडलों से गाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे बैठ जाती थी और उस पर द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छान कर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की हिलुदगी को दूसरे कुंड में डाला दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तस्वीर एक और है, बिक्री के लिए नील तैयार है। आप यहाँ उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबा कर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पिछले वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, फिर पॉइंट पाते हैं नील विद्रोह और उसके बाद देखते हैं। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठियाओं यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्होंने बगावत को ताकत कहाँ से मिला? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिला? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियारों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों को ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लगने लगा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले एडन ने एक
एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है था कि रेतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस में के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने के और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपनी विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इन बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसान की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1913 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। एक है भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं करूंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1880 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिया। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है कि नहीं। श्री साले ने कहा, क्या तुम 1 रुपये प्रति मंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं करूँगा। उसके बाद साइड वाला सब देखते हैं। तो नील गाँव का एक गीत है, इसमें गीत दिया गया है, ठीक है, और ये तो देख लिए थे। फिर यहाँ है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही किया करते थे। सुबह बीघा क्या है? तो जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघा एक का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। उसके बाद गुलाम क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे चित्र दिया गया है। सेठ डोमिंग्यू ने गुलामों की बगावत अगस्त 1791 जनवरी दोलस्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेठ डोमिंग्यू ने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दिया। इस घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। उसके बाद है बागान क्या है? तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया गया है।
उसके बाद महल क्या है, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल का एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता है। बंगाल के रेतों पर कोलब्रुक का कथन है, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारियों की स्थिति इन शब्दों में बयान किया है, कटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसा भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। फिर यहाँ पर है चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद एक और चित्र है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। फिर एक तस्वीर है, 1765 में लॉर्ड क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए ये तस्वीर है। उसके बाद ख़त्म।